बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। आज हम इंशाअल्लाह 10th क्लास की बायो का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दी लंग्स के बारे में पढ़ा था, फेफड़ों के बारे में पढ़ा था और उसकी डिटेल पढ़ी थी। आज हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग की डिफाइन करने के बाद इसके फेज पढ़ेंगे, इंस्पायरेशन भी पढ़ेंगे और एक्सपायरेशन भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ब्रीथिंग क्या होता है। कहता है फिजिकल मूवमेंट, यानी कि जिस्मानी मूवमेंट है। जिस्मानी मूवमेंट किसकी? हमारे रिब्स की मूवमेंट, हमारे रिब्स के जो इंटरकॉस्टल मसल्स है उनके मूवमेंट। आपको ये पता होना चाहिए, जब इंटरकॉस्टल मसल्स मूव करते हैं, मतलब हम ये कह सकते कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे रिब्स भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको ब्रीथिंग का नाम दिया जाता है। उससे हमारे लंग्स के ऊपर असर पड़ता है कि कभी वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, कभी वो रिलैक्स हो जाता है। इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, एसोसिएट जो जोड़ दिया गया है विद गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैसों के तबादले के साथ। तो गैसों के तबादले के साथ हमारा जो हम कह सकते हैं फिजिकल जो मूवमेंट जुड़ी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, आपने स्टार्ट में भी ब्रीथिंग की डिफाइन पढ़ी थी। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ ब्रीथिंग के इसके फेज कौन कौन से हैं। देखिए, इंस्पिरेशन जिसको आप इनहेलेशन भी कहते होते हैं, और एक्सपिरेशन जिसको आप एक्सहालेशन भी कहते होते हैं। आज हम इसकी इंस्पिरेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक्सपिरेशन एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो स्टूडेंट याद रखें, पहले हम इसमें देखते हैं रिब्स मसल। रिब्स मसल्स का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये इंटरकॉस्टल मसल इस जगह पर होते हैं। ये यहाँ पर इंटरकॉस्टल क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। ये इस जगह पर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कंट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, कहते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं, पहला प्रोसेस यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंस्पिरेशन। क्या होता है, इंस्पिरेशन। इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। जब इंस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, जिसको आप रिब्स मसल्स भी कहते हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, ये सिकुड़ेंगे, जब सिकुड़ेंगे तो ये यूं हो जाएंगे। जब ये यूं होंगे तो हमारी जो रिब्स है, ठीक है, हमारी रिब्स थोड़ी सी ऊपर उठाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। जैसे ये यूं होंगे तो हमारी रिब्स थोड़ी सी यूं यानी कि ऊपर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। तो इसमें पहली बात क्या है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस के अंदर के जो रिब्स मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। फिर रिब रेज्ड हो जाएंगी, यानी कि जो हमारी पसलियाँ हैं वो रेज हो जाएंगी, मतलब ऊपर हो जाएंगी। ये जो रिब्स मसल्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, पहले सिकुड़ जाएंगे। यहाँ से ये सिकुड़ेंगे तो ये यूं हो जाएंगे। जैसे ये यूं होंगे स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा, तो रिब्स हमारी रेज हो जाएंगी, यानी कि रिब्स हमारी ऊपर उठ जाएंगी। रिब्स क्या हो जाएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, जिस तरह मैं आपको यूं एग्जांपल देता होता हूँ, जिस तरह जो परिंदा होता है, परिंदा अपने पर यूं खोल देता है। जब परिंदा पर खोल, रिब्स ऊपर, ऐसे ये एक मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि रिब्स की तरह उसके पर अगर समझे जाए तो वो इस तरह ऊपर उठ जाते हैं। तो हमारे रिब्स भी इंस्पिरेशन के अंदर यूं ऊपर उठ जाती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, इसका नेक्स्ट है डायफ्राम का क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पर होता है हमारे लंग्स के नीचे क्या होता है, यूं डायफ्राम होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम। अब इसका हम देखते हैं कि ब्रीथिंग के अंदर इसका क्या काम होता है। स्टूडेंट्स देखें, कहता है डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट। यहाँ पर अगर देखा जाए, जब ये कंट्रैक्ट होगा तो इस शेप में नहीं होगा, बल्कि वो सीधा हो जाएगा। ये देखें, कंट्रैक्ट जब होगा ये यूं हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी डॉम शेप शक्ल उसकी ख़त्म हो जाएगी और वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर बताएं कि हमारी रिब्स भी ऊपर उठ चुकी है, हमारा जो डायफ्राम है वो भी नीचे हो चुका है। ठीक है, तो लंग्स के लिए कितनी सारी जगह बच जाएगी, यहाँ पर भी, यानी कि चौड़ाई और लंबाई
दोनों तरफ, इस तरफ भी आप लंग्स फैल सकते हैं और इस तरफ नीचे की तरफ भी लंग्स फैल सकते हैं। जब ये लंग्स आसानी से फैल जाएंगे तो बाहर की हवा आसानी से अंदर दाखिल होगी। यानी कि हमने अंदर एरिया बनाना होता है, क्या करवा के, अपनी फिजिकल मूवमेंट्स करवा के, जिस्मानी हरकत के ज़रिए हमने लंग्स को जगह देनी होती है ताकि उसके लिए जगह बन जाए और वो इसी तरीके से हवा उसके अंदर दाखिल हो जाए, ऑक्सीजन आसानी से दाखिल हो सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, डायफ्राम में आपको बता रहा था कि ये क्या हो जाएगा, डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया पहले डॉम शेप में था, ये ऐसे था पहले, अब ये क्या हो चुका है, ऐसे हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कहता है कि इसको यूं भी कह सकते लोअर, यानी कि नीचे हो जाएगा, या आप कह के स्ट्रेट, यानी कि ऊपर से या नीचे हो जाएगा या बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ये कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये असर होगा डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी। आपको पता है ना, एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आपको मैंने अभी बताया है, लंबाई के रुख भी इंक्रीज हो गई, डायफ्राम क्या हो गया है, बिल्कुल कंट्रैक्ट हो चुका है, और जो रिब्स है, रिब्स के ऊपर उठने की वजह से इस तरफ भी क्या हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इसको मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर, स्टूडेंट याद रखें, प्रेशर ऑफ चेस्ट कैविटी कहता है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो कहता है कि हमारे जो छाती है, इसके अंदर जो लंग्स है, ठीक है ना, लंग्स के अंदर जहरी बात है हवा दाखिल होती है, बाहर भी जाती है, जो हवा का प्रेशर है, वो जो हवा का प्रेशर लंग्स के ऊपर है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हवा का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस में कम होगा, इंस्पिरेशन में कम होगा। अब ये यहाँ पर देखें ज़रा, हम ये फार्मूला पढ़ते होते हैं कि जब प्रेशर, हम कहते हैं ना, ये प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, कि जब प्रेशर हम कहते हैं कि कम होगा तो एरिया बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखें, एरिया क्या हो गया है, एरिया बढ़ गया है, लंबाई में भी बढ़ गया है, चौड़ाई में भी बढ़ गया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कम हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये आप फार्मूले से ही आप देख सकते हैं। तो प्रेशर जब क्या होता है, कम होता है, तो एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा। अगर यूं हो जाए, जिस तरह हम एक्सपिरेशन के अंदर पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के उलट चलते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, लंग्स प्रेशर, ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, ये क्या हो जाएगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, एरिया बढ़ गया, एरिया लंबाई में बढ़ा, चौड़ाई में बढ़ा, इस वजह से हम कहेंगे ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर कम हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जब इंटरनल प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, किससे कम होगा, बाहर वाले जो इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा है उससे हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर से हवा क्या होगी, अंदर दाखिल होगी। क्या होगी, अंदर दाखिल होगी, और उस वक्त दाखिल होती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाता। यह तो नहीं कि पूरी जिंदगी इंटरनल फिर दाखिल होती रहेगी, नहीं। जब इक्विलिब्रियम कायम होगा, इक्विलिब्रियम कायम होने तक ऑक्सीजन भी उससे ले लेगी, फिर आगे एक्सपिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का प्रोसेस बिल्कुल उलट है। जिसको इंस्पिरेशन का प्रोसेस आ जाता है तो उसको एक्सपिरेशन का प्रोसेस भी आ जाता है, वो एक दूसरे का क्या होता है, उलट होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, एयर रश्ड इनटू लंग्स। जब इंटरनल प्रेशर हमारा कम हो जाएगा तो हवा बाहर से धक्के के साथ अंदर दाखिल होगी, हवा बाहर से धक्के के साथ अंदर दाखिल होगी, और उस वक्त तक दाखिल होती रहेगी जब तक कि उनके दरमियान इक्विलिब्रियम कायम ना हो जाए। तो स्टूडेंट, जब इंसान दुनिया में आया तो पहला प्रोसेस इंस्पिरेशन था। क्या था, इंस्पिरेशन। और जब दुनिया से जाएगा वो भी आखिरी सांस होगी, वो भी इंस्पिरेशन होगा, आखिरी सांस लेकर जाएगा, उसके बाद उसकी मौत क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये इंस्पिरेशन मैंने बताया कि ब्रीथिंग क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट होती है एसोसिएट विद गैसेज एक्सचेंज, हमारे जिस्म की ऐसी हरकत जो गैसेज एक्सचेंज के साथ, गैसों के तबादले के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद फेजेस मैंने बताया, इंस्पिरेशन इसका दूसरा इनहेलेशन होता है, फिर एक्सपिरेशन बताया जिसका नाम एक्सहालेशन होता है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर डिटेल बयान की है इंस्पिरेशन की, स्टूडेंट याद रखेंगे क्या होता है। इसमें पहला मैंने इफेक्ट बताया कि रिब्स मसल के साथ क्या होता है,
जब इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो रिब्स मसल, जिनका नाम दूसरा नाम होता है इंटरकोस्टल मसल, इनके साथ क्या होता है, मैंने कहा ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो रिब के साथ क्या होता है, रिब ऊपर हो जाती है, रेज हो जाती है। रिब्स क्या हो जाती हैं, रेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, फिर डायफ्राम के साथ क्या होगा, ये डायफ्राम मैंने यहाँ पर आपको बताया, ये भी क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट। पहले यूं था, डोम शेप था, अब दोबारा ये सीधा हो गया, मतलब ये लोअर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा या सीधा हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने बताया एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी के साथ क्या होगा, मैंने कहा ये इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? डोम शेप डायफ्राम भी नीचे हो गया है, ठीक, हमारी जो रिब्स है वो भी ऊपर हो गई है, जिसकी वजह से एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है प्रेशर ऑफ चेस्ट कैविटी के साथ क्या होगा, मैंने अभी बताया कि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर कम है तो एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ पर एरिया बढ़ा हुआ है, इसका मतलब अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर अंदर कम हो जाएगा तो बाहर की हवा भागती हुई अंदर दाखिल हो जाएगी, ठीक है, उस वक्त दाखिल होगी जब तक कि इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने बताया आपको लंग्स प्रेशर वही डिक्रीज हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। लंग्स क्या हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है ना, हमारे लंग्स को जब जगह मिलेगी वो एक्सपैंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके साथ क्या हुआ, एयर रश्ड इनटू लंग्स, तो इसमें क्या होगा, बाहर से हवा एंटर होगी अंदर की जानब, यानी कि फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था इंस्पिरेशन का प्रोसेस, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।